बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक प्रोक्यूरमेंट के हवाले से ये वीडियोस तरतीब दे रहा हूँ कि आसान और प्रिसाइज तरीके से इसको एक्सप्लेन और समझ सकें। तो पब्लिक प्रोक्यूरमेंट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि पब्लिक प्रोक्यूरमेंट क्या है। और इससे पहले कि हम वीडियोस की तरफ बढ़ें, मैं अपना इंट्रोडक्शन करता चलो। स्लाइड मैंने तैयार की है, आपको नज़र आ रहा है। माय नेम इज़ फयाज अहमद खान और मैं MCS और LLB क्वालिफाइड हूँ। इसके अलावा ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं मेरे पास और कुछ एक्सपीरियंस है प्रोक्यूरमेंट का। तो शुरू करते हैं। इन वीडियोस में हमारा गोल होगा कि हम पब्लिक प्रोक्यूरमेंट रूल्स को मुकम्मल तरीके से कवर कर सकें। तो सबसे पहले हम PPRA ऑर्डिनेंस 2002 को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद पब्लिक प्रोक्यूरमेंट रूल्स 2004 को, उसके बाद प्रोक्यूरमेंट ऑफ कंसल्टेंसी सर्विसेज रेगुलेशंस 2010 को, और इसके बाद पब्लिक प्रोक्यूरमेंट रेगुलेशंस 2008, 2009 और 2011 को हम एक्सप्लेन करेंगे। और रिसेंटली जो चेंजेस पब्लिक प्रोक्यूरमेंट रूल्स 2004 में किए गए हैं उसको भी हम कवर करेंगे। और आखिर में हम PPRA इंस्ट्रक्शंस और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप इसके साथ चलते हैं। तो पब्लिक प्रोक्यूरमेंट को एक्सप्लेन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज प्रोक्यूरमेंट। तो प्रोक्यूरमेंट को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोक्यूरमेंट इज बिजनेस मैनेजमेंट फंक्शन that manage the entire process of acquisition of external resources in an efficient and economical manner। तो जिस तरीके से आपको पता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन सब के सब काम या चीज़ें खुद से मैनेज नहीं कर सकती, तो कुछ सर्विसेज, कुछ वर्क्स और कुछ आइटम्स वो बाहर से खरीदते हैं। तो इस खरीदने के प्रोसेस को प्रोक्यूरमेंट कहा जाता है। और इसमें ये जो रिसोर्सेज बाहर से लिए जाते हैं इनको हम मंदरजा झेल जो आपके सामने अभी आएंगे इन 3 हिस्सों में हम तकसीम कर सकते हैं। तो सबसे पहला हिस्सा है वर्क्स का। वर्क्स में भी सिविल वर्क्स, और ये कंस्ट्रक्शन वर्क्स हो सकते हैं, वुड वर्क्स हो सकता है, इलेक्ट्रिकल वर्क हो सकता है। किसी भी किस्म का वर्क्स हम के लिए हम बाहर से किसी फर्म को या किसी बंदे को, किसी एक्सपर्ट को हायर कर सकते हैं, प्रोक्योर कर सकते हैं। तो सेकंड वन जो है वो है गुड्स। तो गुड्स में भी स्टेशनरी आइटम्स, व्हीकल्स हो सकते हैं, कंप्यूटर्स हो सकते हैं, प्रिंटर्स हो सकते हैं, प्रिंटर के कार्ट्रिज हो सकते हैं। तो ये चीजें चूंकि हर इदारा खुद से नहीं बना सकता तो बाहर से खरीदने पड़ते हैं। तो ये भी एक रिसोर्स है जो बाहर से एक्वायर किया जाता है। थर्ड है सर्विसेज। सर्विसेज में भी कंसल्टेंसी सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज। तो इस किस्म की सर्विसेज जो है वो भी एक्वायर की जाती हैं। और ये तीनों जो चीजें हैं, वर्क्स हैं, गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, ये प्रोक्यूरमेंट का जो रिसोर्सेज हैं ये 3 हिस्सों में हम तकसीम कर सकते हैं। तो ये 3 किस्म की चीजों को हम प्रोक्यूरमेंट के रिसोर्सेज के तौर पे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि पब्लिक प्रोक्यूरमेंट क्या है। इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि एक्विजिशन ऑफ एक्सटर्नल रिसोर्सेज बाय द गवर्नमेंट यूजिंग पब्लिक फंड्स, ग्रांट्स
and gifts under public procurement rules. पहले हमने देखा प्रोक्योरमेंट को, अब पब्लिक प्रोक्योरमेंट में गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है। गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो मिनिस्ट्रीज हैं, वो सर्टन रूल्स के तहत ये एक्सटर्नल रिसोर्सेज को एक्वायर करते हैं। मतलब ये है कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए कुछ रूल्स बनाए जाते हैं, गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, जिनको फॉलो करते हुए प्रोक्योरमेंट की जाती है, और इस प्रोक्योरमेंट को पब्लिक प्रोक्योरमेंट कहा जाता है। तो मेन पर्पस पब्लिक प्रोक्योरमेंट का क्या है वो आपको थोड़ी देर बाद बताता हूं। उससे पहले उस पर्पस को हासिल करने के लिए क्या लाहे अमल इख्तियार करना चाहिए, ये चंद बातें हैं जो उस पर्पस को सही तरीके से अचीव करने के लिए बहुत जरूरी हैं। तो सबसे पहली बात है राइट क्वालिटी। नीदर गो फॉर लग्जरी नॉर वेरी लो, चूज राइट क्वालिटी विच सूट्स द नीड्स। हाई क्वालिटी कैन अफेक्ट द प्राइस, टेक्निकलिटीज एंड मेंटेनेंस एटसेट्रा। इसका मतलब ये है कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट को स्टार्ट करने से पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि किस क्वालिटी की चीज जो है हमने खरीदनी है। मिसाल के तौर पर स्टाफ के लिए यूनिफॉर्म लेना है। अब यूनिफॉर्म में ड्राइवर्स के लिए मिसाल के तौर पर हम ले रहे हैं, तो ड्राइवर्स के लिए सूट हम 20,000 में भी खरीद सकते हैं और 5,000 में भी खरीद सकते हैं और 7-8,000 में भी खरीद सकते हैं, डिपेंड करता है। तो जो रिक्वायरमेंट है कि मिसाल के तौर पर साल में या 6 महीने में देना है एक सूट, तो उस टाइम पीरियड को देखते हुए और उनके इस्तेमाल को देखते हुए और मौसम को देखते हुए उसके राइट क्वालिटी का मुंतखब होना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा लग्जरियस चीज की तरफ भी नहीं जाना, इसलिए कि इसमें पब्लिक फंड्स इन्वॉल्व हैं और एक एक रुपए का हमने इसमें ख्याल रखना है। तो हमेशा राइट क्वालिटी को सेलेक्ट करना चाहिए। बहुत ज्यादा लो क्वालिटी भी नहीं लेनी चाहिए और बहुत लग्जरियस चीज भी नहीं खरीदनी चाहिए। सेकंड चीज जो है वो है राइट क्वांटिटी। लार्ज और स्मॉल क्वांटिटी कैन अफेक्ट द ओवरऑल कॉस्ट, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा, सो ऑलवेज बाई राइट क्वांटिटी। यहाँ पे भी वही बात आ जाती है कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस होना चाहिए। उसमें हमें पता चलेगा कि हमें कितनी क्वांटिटी की जरूरत है। बहुत ज्यादा क्वांटिटी अगर खरीद लेंगे तो उसके स्टोरेज का मसला होगा, कॉस्ट भी ज्यादा आएगी, उस पर ट्रांसपोर्टेशन अगर है कोई तो उसका भी खर्चा बढ़ जाएगा और वो खराब भी हो सकता है। इसलिए राइट क्वांटिटी का होना पब्लिक प्रोक्योरमेंट में बहुत जरूरी है। थर्ड जो चीज है वो है राइट प्राइस। गोइंग फॉर cheapest material is incorrect. Keep in consideration the whole life cost, maintenance cost, storage and transportation cost, etc. Don't decide on initial price. यहाँ पे ये जो प्राइस का मामला है ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि लोवेस्ट प्राइस शुड विन द टेंडर। ऐसे नहीं है। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया बनाया जाता है बिड डॉक्यूमेंट में और उसमें दो चीजें यहां अलग करनी चाहिए। एक प्राइस होता है और एक कॉस्ट। प्राइस जो है वो फेस वैल्यू, इनिशियल प्राइस
फेस वैल्यू को हम कह सकते हैं। और कॉस्ट जो है उसमें होल लाइफ कॉस्ट, उसके मेंटेनेंस कॉस्ट, उसके स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और कोई और कॉस्ट हो सकते हैं, ये सारे शामिल होते हैं। तो कोई भी चीज खरीदने से पहले उसकी प्राइस को या होल लाइफ कॉस्ट को मद्देनजर रखना चाहिए। इसका मतलब यह है कि राइट प्राइस को आप सेलेक्ट करें। बहुत ज्यादा लो प्राइस्ड चीज जो है वो लो क्वालिटी भी होगी, क्वांटिटी में भी कम हो सकती है। तो इसलिए राइट प्राइस का मुंतखब करना बहुत जरूरी है। फोर्थ जो चीज है यहाँ पे वो है राइट टाइम एंड प्लेस। इसमें प्रोक्यूरमेंट शुड बी डन एट राइट टाइम एंड राइट प्लेस, एल्स एक्सपेंसेस विल राइज और सर्विसेज विल बी अफेक्टेड। तो राइट टाइम, मिसाल के तौर पर स्कूल के लिए कुछ स्टेशनरी खरीदनी है स्टूडेंट्स के लिए, तो वो राइट टाइम पे अगर खरीदी जाए तो बहुत बेहतर होगा, ना इसके कि बच्चों के क्लासेस खत्म हो जाएं और उसके बाद वो चीज खरीदी जाए। या कोई हॉस्पिटल है उसके लिए दवाई की जरूरत है, तो दवाई को इन टाइम खरीदना चाहिए, ना कि उसको टाइम के बाद खरीदा जाए। इसी तरह से राइट प्लेस भी बहुत जरूरी है कि अगर हमें मेडिसिन जो है वो इस्लामाबाद में चाहिए और हम वो एक ऐसी कंपनी से खरीद लेते हैं कि वो कराची में है, तो कराची से आते आते और उसके ट्रांसपोर्टेशन और उसके वेदर इफेक्ट्स और बाकी चीजें मद्देनजर रख के ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। तो उसमें टाइम भी ज्यादा लग सकता है डिलीवरी में। तो राइट टाइम और प्लेस का भी मुंतखब करना बहुत जरूरी होता है। लास्ट वन है राइट सोर्स। सोर्स ऑफ मटेरियल हैज टू बी जस्ट राइट फॉर आवर नीड्स। इसमें जो ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स या ऑथोराइज्ड पर्सन्स, उनका की तरफ इशारा है कि आप ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से चीजें खरीदें, ना कि किसी अनऑथोराइज्ड बंदे से खरीदें। इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं, इसलिए राइट सोर्स का मुंतखब करना भी बहुत जरूरी है। जब ये 5 बातें आपके पब्लिक प्रोक्यूरमेंट में आ जाती हैं और इनको आप फॉलो कर लेते हैं, तो आप पब्लिक प्रोक्यूरमेंट का पर्पस हासिल कर सकते हैं। तो पब्लिक प्रोक्यूरमेंट का पर्पस क्या है? वो है वैल्यू फॉर मनी, कि जो कुछ पैसे आप स्पेंड कर रहे हैं उसके मुकाबले में आप क्या खरीद रहे हैं। यहां पे एक एक रुपए का हमें सोचना चाहिए कि 1 रुपए के नेमुल बदल में मैं क्या चीज खरीद रहा हूं। ये चीज कहलाती है वैल्यू फॉर मनी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, और इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि बहुत ज्यादा लोगों को पता चले और ये जो पब्लिक प्रोक्यूरमेंट का प्रोसेस है इसको ज्यादा लोग समझ सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम PPRA ऑर्डिनेंस 2002 के बारे में बनाएंगे और उसको